तो बेटा आज हमको जो लेना है टॉपिक दैट इज़ व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लास्ट टाइम हम लोग ने न्यूटन्स लॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखे, उसकी डीपीपी भी सॉल्व किए, और अब हमें जो लेना है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोई बताएगा मुझे टाइटल नंबर कौन सा आएगा? इंडेक्स देखो 4.6 है, देख लो एक बार इंडेक्स में। So, conservation of linear momentum। तो ये जो कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं असल में ये खेल है क्या? इधर ध्यान दो बेटा। बॉयज, आप लोग ने कंचे तो खेले होंगे, गोटिया, अडोल और कुछ, ठीक है। चलो भाई थोड़ा सा सलीके में आ जाओ। तो अब भाई एक यहाँ पर एक जो भी आप जो बोलेंगे गोटा, जो क्या बोलेंगे, गोटिया, गोटी है ना, यहाँ कंचा एक है, और आप क्या करते हैं दूसरे कंचे से या दूसरी गोटी से उसको हिट करते हैं। अब जाहिर बात है ये आगे निकल जाती है। आपने नोटिस किया होगा कभी कभार कि वो उसकी गोटी उसी जगह पे आ जाती है, ये वाली इसकी जगह पे बैठ जाती है और ये वाली आगे निकल जाती है, या फिर दोनों अलग अलग स्पीड से आगे भागते हैं, है ना। अगर आपको ये मालूम है ना, अगर आपको ये मालूम है कि आपने जो फेंके गोटी वो कितनी स्पीड से फेंके, है ना, तो आप पता लगा सकते हैं कि ये कितनी स्पीड से आगे गई। सिमिलरली एक बहुत ज़बरदस्त एक अरेंजमेंट है, ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करता है। ठीक, ये इस तरह से 5 आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स है। 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, एनी कुछ भी हो सकते हैं। आइडेंटिकल, मटेरियल सबका सेम, मास सबका सेम। मैं यहाँ से एक बॉल को उठाकर छोड़ता हूँ। मैंने कितनी हाइट तक उठाया, मान लो कि 2 सेंटीमीटर हाइट तक उठाया उसको मैंने, और छोड़ दिया। अगर सब सही रहा, अगर फ्रिक्शन को इग्नोर किया जाए और कोलिजन अगर प्रॉपर इलास्टिक रहा, और मैंने इसको ले जाके 2 सेंटीमीटर इधर ले जाके छोड़ा, मैंने कितने बॉल को खींचा था? एक बॉल को। तो यहाँ से एक बॉल आगे निकलेगा, है ना, और वो कितने सेंटीमीटर से निकलेगा? 2 सेंटीमीटर से ऊपर जाएगा। अगर 2 बॉल को खींचता हूँ और छोड़ता हूँ तो 2 बॉल यहाँ से निकल के आगे जाते हैं। अगर ये 3 बॉल को ऐसा पकड़ के खींचूंगा मैं और छोड़ूंगा तो फिर ये 3 बॉल यहाँ से निकल के आगे जाएंगे, है ना। तो ये सारा सीन काहे की वजह से हुआ? इसी कंसेप्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से हुआ। अरे वो छोड़िए, है ना, गन जो होती है हमारी, जो एक हैवी जो गन्स होते हैं, जैसे राइफल्स अगर कहा जाए, ठीक है, तो एक अगर हैवी गन की बात की जाए, कोई एक आध अच्छी खासी जो राइफल होती है जिसको, है ना, अगर एक राइफल की बात की जाए तो जब आप देखते हैं कि जब आप उसे फायर करते हैं तो वो राइफल क्या आती है, पीछे की तरफ झटका खाती है। इवन सादी सीधी पिस्टल भी जो है अगर आप लेते हैं और उसको ऐसा हिट करते हैं तो जैसा पिक्चरों में बताता हुआ हीरो यूँ हिट कर देता, फिर वो यूँ हिट करके जाता, है ना, आराम से मक्खन के जैसा बंदूक की गोलियां चलाता, वो वैसा पॉसिबल नहीं है, है ना। जब भी आप सादी पिस्टल को भी अगर फायर करेंगे तो पीछे तक वो जर्क करती है। तो अगर आपको बुलेट का मास और बुलेट की स्पीड और आपको पिस्टल का मास आपको मालूम है तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी जो बंदूक है वो कितनी स्पीड से पीछे आएगी, है ना। और उसको हम लोग उस फॉर्मूले की मदद से रिकॉइल स्पीड को कम कर सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स हम चाहेंगे कि रिकॉइल कम से कम हो, क्योंकि जितना ज़्यादा रिकॉइल उतना ज़्यादा डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं, है ना। अब आप लोग बॉयज़ पबजी तो खेले होंगे, नहीं खेले? फ्री फायर, अच्छा चलो ठीक है ना। गर्ल्स कभी किसी ने खेला कि नहीं खेला? यस, आजकल सभी खेल रहे हैं, तो बॉयज़ बोलना गलत ही हो जाएगा। तो आप लोग ने जब पबजी, फ्री फायर ऐसा कुछ गेम खेले होंगे, उसमें रिकॉइल को आपने देखा होगा। AK-47 वाली जो बंदूक लेते गड़ 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 ऊपर नीचे से भागती, तो उसका रिकॉइल ज़्यादा है ना।
जिसमें 9 mm के बुलेट्स आते हैं, उसका रिकॉइल कम है, बराबर ऐसे हिलती नहीं, इधर उधर बराबर हिट जगह पे बैठती हो, है कि नहीं। तो अब वही बात हो रही है, हम चाहेंगे कि रिकॉइल कम से कम हो। तो रिकॉइल कैसे कम किया जाए किसी भी गन का? अरे भाई गेम में नहीं, एक रियल लाइफ में सोल्जर को या फिर एक पुलिसमैन को भी अगर मान लो यूज़ करना है कोई गन, तो वो भी वही चाहेगा कि रिकॉइल कम से कम हो। तो वो रिकॉइल कैसे कम किया जाए, ये साइंटिस्ट लोग कहा जाएगा, ये इंजीनियर्स लोग इस कंसेप्ट की मदद से पता लगा सकते हैं कि हाँ अच्छा ये करो, बोले रिकॉइल कम हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। फिर ऐसे कई सारे आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक आध बॉम्ब होता है और बॉम्ब का ब्लास्ट होता है। अगर मान लो वो बॉम्ब 2 या 3 टुकड़ों में बढ़ जाता है आगे ब्लास्ट के बाद, एक टुकड़ा इधर भागा इतनी स्पीड से, एक टुकड़ा इधर भागा इतनी स्पीड से, तो 3 में से 2 टुकड़ों का मास और उसकी स्पीड, उसका डायरेक्शन आपको मालूम है, तो आप पता लगा सकते हैं कि तीसरा टुकड़ा किधर भागा होगा, है ना, कितनी स्पीड से भागा होगा और उस तीसरे टुकड़े का मास क्या होगा। ये सब चीज़ आप पता लगा सकते हैं इसी कंसेप्ट की मदद से। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो फिर से रिपीट होगा। वर्क, एनर्जी एंड पावर के से रिलेटेड के बाद एक चैप्टर, छोटा सा चैप्टर आता है कोलिजन, तो उसमें ये फिर से रिवाइज होगा उसके अंदर। तो चलिए देखते हैं आगे। तो क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेटमेंट? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, जब आपके बॉडी पे कुल मिला के जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, 0, नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा सही रहेगा, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द system remains constant। बाहर रहने दो, बाहर इधर रूम में बैठा दो। देखो क्या कहता है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब है अलग थलग, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी मशीनरी से या कोई एक्सटर्नल फोर्स के सोर्स से जुड़ा हुआ नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि ये पेन है, ये सामने सरफेस पे रखा हुआ है, अब मेरे हाथ में मैं पकड़ के उसको हिट कर रहा हूँ, तो ये सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, ये अटैच्ड है ना। अब सिस्टम में कौन कौन है, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। इसमें आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट आइसोलेटेड है, आज़ाद है क्या, अपनी आज़ादी से घुमाता गया है, नहीं, ये अटैच था मेरे हाथ से और मेरे एक्सटर्नल फोर्स के साथ वो आगे बढ़ा। हमको ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिर्फ उन्हीं सिस्टम पे लागू है जो आइसोलेटेड है, आज़ादी से, अपनी आज़ादी से जा रहे हैं, डिपेंडेंट नहीं है और बाहर से कोई किसी का कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा, बाहर से कोई उन पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। आई बात समझ में आपको? जैसा कि अगर मैं ये लेकर आ रहा हूँ तो तुमको क्या लगता है ये अपनी आज़ादी से जा रहा, क्या मेरा हाथ है ना उसको ढकेल रहा, तो एक एक्सटर्नल फोर्स है जो उसको पुश कर रहा, फिर यूं करके हिट करूँगा मैं, तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं चलेगा। हाँ, अगर मैं इसको ऐसा फेंक के छोड़ देता हूँ, है ना, इमेजिन करो मैंने इसको पकड़ा नहीं, इमेजिन करो ऐसा, और ये अपनी आज़ादी से जा रहा है और अब वो हिट करता है, फिर ये आगे निकलेगा या जो भी होगा, तो अब ये सिस्टम कैसा है, इंडिपेंडेंट है, अब ये अपनी आज़ादी से जा रहा है, आइसोलेटेड है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। याद रखें, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, बस उसी सिस्टम में आप लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा सकते हैं।
चलो आपने कहा स्टेटमेंट में कि जब भी कोई आइसोलेटेड सिस्टम जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। आपने बोला हम मान जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है, आप प्रूफ करके बताइए। बिल्कुल बताते हैं। देखो बहुत ही छोटा सा प्रूफ है इसका, बहुत ही छोटा सा प्रूफ है, बहुत जल्दी प्रूफ हो जाएगा। बोले कैसे? बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू वेक्टर डी पी अपॉन वेक्टर डी टी, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर मैं बोलूंगा इफ वेक्टर एफ इक्वल्स टू जीरो, जैसे इसमें क्या कंडीशन डाला था, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। तो मान लो एक्सटर्नल फोर्स को मैंने क्या कहा बेटा कि वो जीरो है, तो फिर आपका जो डी वेक्टर पी अपॉन डी टी है वो भी क्या हो जाएगा? वो भी जीरो हो जाएगा। हाँ या ना? है ना? अरे भैया एफ जीरो तो डी पी अपॉन डी टी भी जीरो हो जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद मैं आपके नॉलेज को खंगालूंगा, मैं बोलूंगा भाई बता, है ना? अगर मैं बोलता हूं किसी चीज का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है? वो कांस्टेंट चीज है, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। अब हमने कहा कि लीनियर मोमेंटम का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर मोमेंटम क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो देखो बात प्रूफ हुई कि नहीं हुई कि लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट होता है। कब कांस्टेंट होता है? जब एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। तो एक जरा सा प्रूफ और ये बात साबित हो गई, है कि नहीं? और अगेन याद रखना, ये जो लीनियर मोमेंटम है पूरे सिस्टम का है, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम। पूरे सिस्टम का कहने का मतलब क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। अभी का फिलहाल इतना लिख लो।
चलो हुआ बेटा। अब हम लोग यहाँ पर अक्सर 4 टाइप के प्रॉब्लम लेते हैं, तो चलो टाइप 1 को देखते हैं पहले। लेट m1 and m2 be the mass of 2 sphere or object traveling initially with velocity u1 and u2। तो आप इमेजिन करो 2 ऑब्जेक्ट्स है ऑफ मास m1 एंड m2 और वो ट्रैवल कर रहे हैं इनिशियली विथ वेलोसिटी u1 एंड u2 सच दैट u1 इज ग्रेटर देन u2, और इस तरह से कि u1 u2 से बड़ा है। डायग्रामेटिकली हम इसको ऐसे इमेजिन करेंगे, ये मास m1 है और ये मास m2 है, ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। इसका वेलोसिटी वेक्टर u1, इसका वेलोसिटी ये वेक्टर u2। अब क्या होगा, u1 की स्पीड क्या है, ज़्यादा है, u1 की स्पीड क्या है, ज़्यादा है, तो अब जाहिर बात है वो जाके उससे धड़ करके टकरा जाएगा। अब होगा क्या यहाँ पे, कोलिजन। कोलिजन होगा बहुत ज़ोरदार यहाँ पे, और कोलिजन के बाद फिर दोनों के दोनों अपनी अपनी स्पीड से फिर आगे निकलेंगे। कोलिजन के बाद दोनों के दोनों अपनी अपनी स्पीड से आगे निकलेंगे। ये मान लो वेक्टर v1 स्पीड से आगे निकला और यहाँ पर ये वेक्टर v2 स्पीड से आगे निकला। यहाँ पर हुआ मान लो उनका कोलिजन, आपस में ये टकराए और टकराने के बाद अलग अलग स्पीड से वो आगे निकले। ओके, देन वेक्टर v1 एंड वेक्टर v2 be the velocities of those objects after collision respectively। ठीक है भाई, मान लिया। ये तो सिस्टम को आप डिस्क्राइब कर रहे थे। तो आपका सिस्टम जिसमें कितने ऑब्जेक्ट्स है, कितने ऑब्जेक्ट्स है सिस्टम में, अरे गौर से देखो कितने ऑब्जेक्ट्स है, 2 है ना। अरे और कोई तीसरी चीज नजर आ रही, ऑब्जेक्ट पूछे ऑब्जेक्ट, आप बोलेंगे सर 4 नहीं 6, बोले m1 m2 u1 u2 v1 v2, अबे गधे वो फिजिकल क्वांटिटी है ना, 2 ऑब्जेक्ट्स है कि नहीं। अब ये यहां से एक ऑब्जेक्ट आया, धाड़ करके टकरा के तो आगे चला गया। हमारा जो कहा जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, जब तक हमारे बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 रहेगा तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कैसा रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी कहने का मतलब टकराने से पहले जो लीनियर मोमेंटम था और टकराने के जो बाद था वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ या ना, है ना। अब ये सिस्टम को तुमको लग रहा है कि मैं हाथ से ढकेल रहा, कोई मशीन ढकेल रही नहीं, अपनी आज़ादी से आगे जा रहा है। इसने टकराया और टकराने के बाद वो दोनों अलग अलग स्पीड से आगे निकले। तो फिर मैं बोलूंगा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा और पूरे सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम रहेगा वो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अरे नहीं, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बात समझ रहे ना आप, टकराने से पहले जो मोमेंटम होगा और टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा वही होने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा सिस्टम का मोमेंटम कैसा होता है, कांस्टेंट। सिस्टम मतलब क्या, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स, उनको बोलते हैं मिलाकर एक साथ सिस्टम। अच्छा ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, देखो मोमेंटम का हम जानते हैं मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको मालूम होगा लीनियर मोमेंटम मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। जब हम सिस्टम की बात करें कि इनिशियल मोमेंटम यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स की इनिशियल मोमेंटम यानी कितना, m1 वेक्टर u1 प्लस m2 वेक्टर u2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये m1 वेक्टर v1 प्लस m2
वेक्टर v2। आई क्या बात समझ में आपको? तो इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बराबर सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। आया समझ में? तो इस मेथड से आप कुछ भी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास दोनों ऑब्जेक्ट का मास है, m1 m2 है, दोनों ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है विद डायरेक्शन, हाँ, u1 u2, और अगर मान लो कि यहाँ पर मुझे दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया हुआ है या पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया हुआ है, दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मालूम करना है, तो इस फॉर्मूले से हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल हम ये एग्जांपल्स देखेंगे, तो चलो अभी लिख लो फटाफट, फिर एग्जांपल्स पे जाते हैं। वैसे स्टेटमेंट हो चुका है क्या? लिखना। इसके बाद अरे हाँ यार, ठीक है कोई बात नहीं, इधर लिख देता मैं। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 सॉरी वेक्टर p1 इज इक्वल्स टू वेक्टर p2 m1 वेक्टर u1 प्लस m2 वेक्टर u2 इज इक्वल्स टू m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, LCM उसको शॉर्ट में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अमजद इसमें इंक डालो, ब्लू वाला दो, ब्लू वाला मार्कर दो और ये इंक डालो उसमें, मार्कर ब्लू। मिल गया यहाँ पर ब्लू वाला, तो मिला क्या ब्लू? तो देखो स्नूकर मालूम है, स्नूकर, स्नूकर क्या होता है? तो गेम, अरे गरीबो तुमको स्नूकर गेम नहीं मालूम? स्नूकर स्कूटर, ये ला रहा स्कूटर। पूल मालूम है? पूल, पूल पूल पूल, वो ग्रीन कलर का बोर्ड रहता, बॉल रखे, डंडे से मारना पड़ता यूं। हाँ, तो उसी में एक वर्जन आता है बड़ा, उसका बोर्ड थोड़ा सा बड़ा रहता है और उसमें पूरे कहा जाए रेड कलर के, ग्रीन कलर के ऐसे बॉल्स रहते हैं उसके अंदर। थोड़ा सा उसका मेथड खेलने का अलग होता है ना। जो उसके रूल्स होते हैं वो सादे वाले पूल से अलग होते हैं। पूल जैसा तकरीबन कैरम बोर्ड जैसा होता है, उसके जो रूल्स होते हैं पूल के तकरीबन कैरम बोर्ड जैसे होते हैं, मगर स्नूकर्स के रूल्स बहुत अलग होते हैं। वो कैरम बोर्ड मतलब खेलते तो वैसे ही, मगर उसके रूल्स अलग हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप पूल ही समझ के चलो उसको, जैसे कैरम बोर्ड का होता है। तो अब यहाँ पर स्नूकर है और उसमें एक बॉल है जिसका मास 1 किलोग्राम दिया हुआ है आपको, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे फर्स्ट बॉल का मास दिया हुआ है, दैट इज 1 किलोग्राम्स। ओके, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, उसकी इनिशियल स्पीड मालूम है 2 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक्स अनदर आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट, दूसरा बॉल आइडेंटिकल यानी उसका मास भी कितना होगा 1 किलोग्राम, मगर वो कैसा है बेटा? रेस्ट में है ना। वो कैसा है? रेस्ट में है। तो वो उसकी स्पीड क्या है बेटा? 0 है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द सेकेंड बॉल, जो हिट करता है दूसरे बॉल का ताड़, तो उसको बोल रहा है कि सेकेंड बॉल का स्पीड कैलकुलेट करो आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद। इफ द फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, अगर पहला बॉल रेस्ट पे आ जाता है कोलिजन के बाद। सो एज वी कैन सी, है ना, वी गॉट द मास ऑफ द 2 बॉल्स, इनिशियल स्पीड ऑफ द 2 बॉल्स, फाइनल स्पीड ऑफ द फर्स्ट बॉल, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल स्पीड ऑफ द सेकेंड बॉल। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब जाहिर बात है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और रिमेंबर वन थिंग, अगर मान लो कि हमको मालूम है कि दोनों बॉल्स टकराने के बाद ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में जाएंगे या ट्रैवल भी करेंगे, तो सेम स्ट्रेट लाइन में टकरा के एक वापस आएगा, है ना। सेम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने वाले हैं वो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद में, तो आप बिना वेक्टर फॉर्म के भी सॉल्व कर सकते हैं। गॉट दैट, है ना, कि अगर आप ये अफर्म्ड है, ये आप श्योर हैं कि भाई हमको मालूम है, ये तो लॉजिकल बात है कि भाई ये जैसे ये ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप देखेंगे तो ये लॉजिकल बात है कि हाँ ये आपस में जब टकराएंगे तो सीधा ही ट्रैवल करेंगे ऑलमोस्ट, है ना। अगर इस बात की श्योरिटी है आपको ये प्रॉब्लम्स में, तो आप बिना वेक्टर फॉर्म में लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आपको लिखना है, आपको इतना नहीं रिस्क लेना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिख कर भी सॉल्व करो। मान लो आप ये एक्स एक्सिस का मोशन कंसिडर करो, तो सबकी वेलोसिटी आप कैसे कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। तो फिर ये वेलोसिटी को 2i कैप बोलोगे आप, और ये इसको भी क्या बोलेंगे? 0i कैप। ओके, तो चलो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो बाय, मैं जब भी LCM लिखूंगा इसका मीनिंग होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, LCM। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। अच्छा, व्हाट इज m1? m1 इज हाउ मच? 1 kilogram. What is u1? It is 2 meter per second. What is m2? It is 1 kilogram again. What is u2? It is 0. v1 1 kilogram again. Sorry, m1 1 kilogram again. v1 it is 0.
प्लस m2 1 किलोग्राम अगेन, और v2 वी हैव टू कैलकुलेट, हमें v2 को कैलकुलेट करना है। अब हम जहाँ तक देख सकते हैं ये दोनों मल्टीप्लाई बाय 0 है, तो ये तो हो जाएंगे 0, ये वाला भी पार्ट हो जाएगा 0, है ना। अब बचा क्या, 2 1 जा 2, 2 प्लस 0 तो 2 होगा, और ये भी 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ओनली v2। तो मैं कहूँगा देखो मेरे पास v2 की वैल्यू आ गई, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई v2 की वैल्यू, 2 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में आपको, कितना इजीली आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब एक अगर आपने एक बात नोटिस किए होंगे, तो जो वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट की थी, बाद में वो वेलोसिटी अब दूसरे ऑब्जेक्ट की होगी, और जो वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट की थी, बाद में वो पहले ऑब्जेक्ट की होगी। मतलब कैसा, m1 की पहले स्पीड क्या थी, m1 की पहले स्पीड क्या थी, m2 की स्पीड क्या थी, m2 की क्या थी 0। अब देखो बाद में क्या हुआ, m1 की स्पीड कितनी होगी 0, m1 की स्पीड क्या होगी 0, और m2 की कितनी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। तुमको लग नहीं रहा है कि यहाँ वेलोसिटीज एक्सचेंज होगी, है ना, विद डायरेक्शन एक्सचेंज होगी। तो एक बात मेरी है, बहुत गौर से सुन लो, ये पार्ट मैं असल में पढ़ाने वाला हूँ आगे, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ मैं नोट करके लिखवाऊंगा, मगर ये चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ आगे कोलिजन चैप्टर में, जब दो आइडेंटिकल बॉडीज, कैसे बॉडीज आइडेंटिकल, अरे बोलो भाई कैसे आइडेंटिकल, मतलब जिनके मासेस कैसे है सेम है, आपस में टकराते हैं और उनका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है, उनका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक। दो शर्तें, पहली शर्त क्या, बॉडीज आइडेंटिकल हो, पहली शर्त क्या, बॉडीज आइडेंटिकल हो, पहली शर्त क्या है, फिर से बोलो, पहली शर्त बॉडीज आइडेंटिकल हो, दूसरी शर्त कोलिजन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक हो, दूसरी शर्त कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो, फिर से बोलो, दूसरी शर्त कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक, वंस अगेन दूसरी शर्त परफेक्टली इलास्टिक हो। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स टकराने के बाद अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज कर लेते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स टकराने के बाद वेलोसिटीज एक्सचेंज कर लेते हैं। मान लो ये 5 की स्पीड से जा रहा था, ये 10 की स्पीड से थर्ड करके टकराएगा, अब ये 10 की स्पीड से निकलेगा और ये 5 की स्पीड से, आया समझे। अब ये इधर से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये +4 और ये -3, +4 -3, +4 इसलिए क्योंकि वो राइट साइड में जा रहा है, -3 क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहा है। अब ये टकरा के धड़ करके वापस आएंगे, अब ये कितना हो जाएगा -3 और ये कितना हो जाएगा +4। ये अगेन आई एम सेइंग कि ये सिर्फ कब हो सकता है, इफ दे मीट 2 कंडीशंस। व्हाट आर दोस 2 कंडीशन, फर्स्ट द 2 ऑब्जेक्ट्स शुड बी आइडेंटिकल, दैट मीन्स द मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स शुड बी सेम, एंड द सेकंड कंडीशन इज क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल, सॉरी, द कोलिजन शुड बी परफेक्टली इलास्टिक, द कोलिजन शुड बी परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, चलो तो नोट करके हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे आगे इसी बात को। बेटा वो ब्लैक वाला मार्कर, थैंक यू। बेटा बात ही नहीं, फोकस करके लिखो इधर चुपचाप।
क्वेश्चन हो गया क्या आपका ये वाला? किसी का क्वेश्चन लिखना बाकी है? स्टार्टिंग का तो हो गया होगा ना? तुम्हारा ये भी नहीं हुआ क्या? क्वेश्चन लिखना भी नहीं हुआ इतना? बापा बापा, स्पीड बढ़ा है, बातें कम करो जरा। कैसे पेन हो गए रे? बिना कैलकुलेट किया आप इजीली बता सकते हो इसका आंसर। इमेजिन करके चलो, दो बॉल्स थे, ये M1 और ये M2। M1 इज इक्वल्स टू M2, दोनों का मास कैसा है? सेम है ना? पहला बॉल ट्रैवल कर रहा है विद अ स्पीड v और दूसरा बॉल उसके तरफ ट्रैवल कर रहा है विद अ स्पीड ट्वाइस v। तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, इनिशियल स्पीड ऑफ द फर्स्ट बॉल इज v, इनिशियल स्पीड ऑफ द सेकंड बॉल इज माइनस ट्वाइस v, इजंट इट? क्योंकि वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसा है कि ये दोनों आपस में टकराते हैं। एक पहली बात, दोनों का मास सेम है, पहली शर्त हुई। दूसरा, ये कोलिजन इलास्टिक है कि नहीं, है ना? तो मैंने अभी अभी क्या बोला था ऐसे कोलिजन के बारे में? क्या बोला था? वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है। तो पहले वाली की वेलोसिटी क्या थी? v,
दूसरे वाले की क्या थी माइनस ट्वाइस वी। अब क्या होगा, पहले वाले की क्या हो जाएगी माइनस ट्वाइस वी और दूसरे वाले की v। ऐसा कौन सा ऑप्शन है ना। ये क्वेश्चन फिर रिपीट होगा आपको कोलिजन चैप्टर में। चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। तो देखो भैया, अब बुलेट ऑफ मास स्मॉल ए, एक बुलेट जिसका मास कितना था स्मॉल ए, वो ट्रैवल कर रहा था विद द स्पीड ऑफ वेलोसिटी कितनी b इन अ लार्ज ब्लॉक। मान लो ये लार्ज ब्लॉक है जिसका मास कितना है c एंड गेट्स स्टक इनटू इट, उसके अंदर क्या हो जाती है फंस जाती है। अब जाहिर बात है, जब देखो मान लो एक ब्लॉक है जो रस्सी से लटका हुआ है और ये बुलेट आ रही है स्पीड से, अब क्या होगा जैसी उसके अंदर वो घुसेगी वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। अब ये बुलेट उसको आर पार नहीं चीर के नहीं जा रही, वो क्या हो जा रही उसके अंदर फंस जा रही। तो अब होगा क्या, ये दोनों अंदर फंस जाएंगे और अब ये दोनों साथ में ट्रैवल करेंगे विद सर्टेन वेलोसिटी, है या ना, है ना। क्या होगा देखो ना भैया, बुलेट आई स्पीड से ठाड़ा करके गई, फंस गई इसके अंदर भैया और आगे चले गई। अब मुझे एक बात बता, आपने क्या नोटिस किया, पहले दोनों अलग अलग थे मगर बाद में दोनों बॉडीज एक हो गई और अब साथ में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे टकराने को, ऐसे कोलिजन को हम लोग कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन।
परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, है ना। अब मैं आपसे कहूंगा अच्छा ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि दोनों के दोनों एक ही वेलोसिटी से आगे निकले होंगे। ऐसा तो नहीं कि ये अलग वेलोसिटी से जा रहा, ये अलग वेलोसिटी से जा रहा, क्योंकि दोनों फंस गए ना आपस में। और अब दोनों भी निकलेंगे तो क्या निकलेंगे? एक ही वेलोसिटी से आगे निकलेंगे। अब सवाल उठता है कि भैया इनकी वेलोसिटी क्या होगी, वो पूछा उसने। थोड़ा सा मैं यहां लिख दूंगा, जैसा मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट स्मॉल बी से कितना दिया हुआ है? ए। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना दिया गया है? बी। मास ऑफ ब्लॉक, कैपिटल बी ब्लॉक का, स्मॉल बी बुलेट का, सी। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, इनिशियल वेलोसिटी ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितना रहेगा? 0। अरे भैया पहले ब्लॉक मूव हो रहा था क्या? ब्लॉक मूव हो रहा था क्या पहले? हाँ, क्वेश्चन पढ़ो, ब्लॉक मूव होता हुआ बताया क्या? नहीं, ब्लॉक सिर्फ ऐसा रखा हुआ था। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितनी आएगी? 0 आएगी। अब दोनों साथ में चिपक के आगे बढ़ रहे हैं, तो कैपिटल वी या जो भी बोलेंगे आप उसको, वो रहेगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। दोनों की वेलोसिटी होगी, है ना, दोनों भी सेम स्पीड से जा रहे हैं ना आगे। तो जब आप फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे तो वो बुलेट की भी वेलोसिटी है और वो ब्लॉक की भी वेलोसिटी है। चलो लगाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देन। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, मास ऑफ बुलेट, सॉरी, मास ऑफ बुलेट, इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक, इनिशियल स्पीड ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट और फाइनल स्पीड ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक और फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक, ओके, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ऐसा है, मास ऑफ बुलेट कितना है बेटा? तो इट इज स्मॉल ए। इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट कितना है बेटा? स्मॉल बी। प्लस मास ऑफ ब्लॉक कितना है बेटा? सी। इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट कितना है, ब्लॉक कितना है बेटा? 0 इज इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट अगेन कितना है? ए। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक को क्या बोल सकते हैं, बुलेट को क्या बोल सकते हैं? वी। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक फाइनल बेटा, फाइनल टकराने के बाद की, पहले की नहीं। और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक को, मास ऑफ ब्लॉक को क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पर? सी। और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक टकराने के बाद क्या रहेगा? वो तो सेम ही चाहेगा, उसको वी बोल सकते हैं आप। फिर आगे क्या बचा? ए इंटू बी इज इक्वल्स टू, वी को कॉमन निकालो, क्या बचा? ए प्लस सी। देयरफॉर वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए इंटू बी अपॉन ए प्लस सी। तो ये दोनों के दोनों आगे जो बढ़ेंगे वो इतनी वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे। वो क्या वेलोसिटी है? ए इंटू बी अपॉन ए प्लस सी। अब बताओ भैया इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है ना? चलो लिखो बेटा फिर। चलो ये वाला आप लोग करेंगे ना? देखो ये वर्ड पे फोकस करना।
चलो ये आप सॉल्व करके बताएंगे, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। फर्स्ट ऑप्शन, और बताओ। कहाँ से बताइए। जल्दी जल्दी फास्ट लगाओ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 v1 m1 u1 m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 तो दोनों भी m ही है, नहीं एक m है एक दूसरा ट्वाइस m है। v1 की वैल्यू v है, सॉरी u1 की वैल्यू v है, u2 की वैल्यू 0 है। v1 v2 सेम होंगे क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है। बताओ जल्दी जल्दी फास्ट, एग्जाम में 1 मिनट में करना है आपको ये। बी ट्वाइस वी, एक आंसर आपका v/2 आया, एक आंसर ट्वाइस v आया। बी ऑप्शन एक और बार ट्वाइस v कहा गया है, बी ऑप्शन। अप्लाई करो फॉर्मूला लिख लो, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, फिर उसकी वैल्यूज डाल दो। पहले ऑब्जेक्ट का मास, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तो दोनों की सेम है क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है, यानी चिपक के आगे निकल गए, वो दोनों भी मिलकर एक साथ निकल गए। ट्वाइस वी लेट्स सी देन क्या आएगा। इन इलास्टिक पे फोकस किए थे, इलास्टिक नहीं इन इलास्टिक है ये, एक्सचेंज नहीं होंगी वेलोसिटीज। तुमने जहां तक लगता मुझे वेलोसिटीज एक्सचेंज कर डाले, नहीं वेलोसिटीज एक्सचेंज नहीं हुई, सॉरी। देखो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। हाँ या ना, ऐसा ही है ना वो बेटा। चलो बताओ m1 कितना है, अरे क्वेश्चन पढ़ो, m1 कितना है, अरे बेटा जोर से बोलो। u1 कितना है प्लस m2 कितना है, m2 कितना है ट्वाइस m। u2 कितना है, u2 कितना है, अरे u2 कितना है, अरे कॉन्फिडेंटली बोलो u2 कितना है, 0। स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी चीज की वेलोसिटी क्या होगी, 0। m1 कितना हुआ, m अगेन, v1 मान लो v, m2 कितना हुआ ट्वाइस m अगेन, ये मान लो v। अब देखो भाई ये तो पूरा 0 हो गया, स्मॉल m इंटू स्मॉल v, ये स्मॉल m इंटू कैपिटल V और ये ट्वाइस m इंटू कैपिटल V। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, थ्राइस m इंटू कैपिटल V। फाइनल वेलोसिटीज आ रही ना उनकी। अरे भैया ये डबल है, ये सिंगल है तो ट्रिपल हो जाएगा ना, थ्राइस m। अब ये स्मॉल m कैंसल हुआ, देखो कैपिटल V किसके बराबर हुआ, v/3 के। ना पहला ना दूसरा, इट इज तीसरा। अरे डोंट वरी, अभी एक और दे रहा हूं। समझा क्या, करना क्या है, सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम को सिस्टम के फाइनल मोमेंटम से इक्वेट करना है, बस वही खेल है।
बेटा एक उठा दे, थैंक यू। चलो ये वाला देखो, a particle of mass 1 gram having velocity 3 I cap minus 2 j cap meter per second has a glued impact with another particle of mass 2 gram and velocity as 4 j cap minus 6 k cap. Velocity of the formed particle is, first option 5.6 meter per second, second option 0, third option 6.4 meter per second, and the last option 4.6 meter per second. तो मैग्नीट्यूड पूछा है आपने वेलोसिटी का, आपसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटीज तो वेक्टर फॉर्म में है। अरे कुछ नहीं होता भाई, शाम में आप कौन सी बैच के लिए आ रहे हैं? अरे शाम में तो कुछ तो भी आ रहे हैं ना तुम लोग। इमरान सर से बात कर रहे थे ना, बायो डिस्कशन के लिए आ रहे हैं ना। कितने बजे आ रहे हैं? चुप बैठो, तुम नहीं आ रहे होंगे तो आ रहे ना, कोई भी आ तो डिस्कस ही नहीं कर रहे तुम लोग। हाँ, क्लास के बाद डिस्कस कर रहे हैं। मैं थोड़ी दिन में तुम्हारे को बुलाऊंगा मेरे डिस्कशन के लिए, एक्स्ट्रा बैचेस, यू नो। बच लूँगा और कौन लूँगा। चलो देखो भाई, एक पार्टिकल है, कौन है? अरे कौन है? अरे यार कौन है? पार्टिकल है, उसका मास कितना है? तुम लोग अंधे भी हो गए, गूंगे भी हो गए और बहरे भी हो गए लगता है। मास कितना है? इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश। मास कितना है? मास कितना है? इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है? क्या कशा? अब सब बोलेंगे, अब तुम सब चुप बैठेंगे, तुम बोलेंगे। पहला पार्टिकल कौन है जिसका मास कितना है? इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है? पूरा बोलो। नहीं बोले पूरा। मीटर पर सेकंड कौन बोलेगा? दूसरा पार्टिकल का मास क्या है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? पूरा बोलो। मीटर पर सेकंड। हाँ भाई बोलेंगे सर आपने तो लिखे नहीं। मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ अ फॉर्म्ड पार्टिकल। अच्छा, ये कोलिजन किस टाइप का है? इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है? इलास्टिक है, इनइलास्टिक। अरे ग्लूड, ग्लू क्या होता? चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, ग्लू ग्लू ग्लू।
तो ग्लूड चिपका हुआ इम्पैक्ट, मतलब वो चिपक के आगे निकल गए साथ में, है ना, तो ग्लूड इनइलास्टिक कोलिजन है, मतलब दोनों की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, सेम। उसी ने वही पूछा है, वेलोसिटी क्या है दोनों की, मास पूछा है क्या, मास, अरे तो मास सेम वो है, वो वेलोसिटी एक्सचेंज करने के लिए है, उसके लिए थोड़ी है परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए, इसलिए पहले वाले भी थोड़ी सेम था, देखो m और ट्वाइस m थे ना, है ना, वेलोसिटी एक्सचेंज करने के लिए मास सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन में, m1 कितना है 1 ग्राम, m2 कितना है 2 ग्राम, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3i कैप माइनस 2j कैप मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी दूसरे की कितनी है 4j कैप माइनस 6k कैप मीटर पर सेकेंड, है ना। तो भैया ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ क्या करना है, भरोसा करना है, किस पर करना है, वेक्टर पर, चुपचाप सॉल्व करो। कैसा, देखो उधर, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 वेक्टर u1 प्लस m2 वेक्टर u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 वेक्टर v। ये समझा क्या, अरे भाई समझा क्या, नहीं समझा, नहीं समझा है ना, नहीं समझा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम याद है, सिस्टम का पहले का इनिशियल मोमेंटम और सिस्टम का बाद का मोमेंटम कैसा होता है, सेम। ये पहले वाले पार्टिकल का मोमेंटम, ये दूसरे वाले पार्टिकल का मोमेंटम टकराने से पहले, टकराने से पहले, टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी कैसी होगी, एक्सचेंज नहीं ना बेटा, सेम होती ना, इलास्टिक कोलिजन चल रहा ना, तुम नोट पढ़ो ना, अच्छे से लिखा हुआ, उसमें की 2 शर्तें थी, एक तो इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, एक तो मास सेम होना चाहिए, तब एक्सचेंज होता, दोनों भी सही नहीं है यहाँ पर, ना मास सेम है ना तो ना ही इलास्टिक कोलिजन है, कहाँ से एक्सचेंज होंगी। तो भैया यहाँ पर क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन होगा, दोनों साथ में चिपक जाएंगे, मास दोनों के ऐड हो जाएंगे और दोनों एक साथ आगे निकल जाएंगे, समझे ना। तो अब बॉडी का मास कितना हुआ, m1 प्लस m2, चिपक गए ना भैया, ये m1 था ये m2 था, मिलकर क्या बन गए, m1 प्लस m2, दोनों साथ में निकल लिए, वेलोसिटी कितनी हो गई, वेक्टर v, है ना। तो ये फाइनल मोमेंटम सिस्टम का, ये इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का। अब चलो इनके मासेस डाल दो, तो ये कितना है 1 ग्राम, यानी कि 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, u1 कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप, प्लस m2 कितना है 2 ग्राम, 2 इंटू 10⁻³ ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 4j कैप माइनस 6k कैप इज इक्वल्स टू 1 ग्राम प्लस 2 ग्राम कितना हो जाएगा 3 ग्राम, यानी कि 3 इंटू 10⁻³ और वेक्टर v जो मुझे निकालना है। अब देखो सब में एक चीज़ कॉमन है 10⁻³ ये -3 क्या हो जाएगा, कैंसल, ये 1 को अंदर मल्टीप्लाई करो क्या बचेगा 3i कैप माइनस 2j कैप, प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो क्या बचेगा 8j कैप माइनस 12k कैप, फिर क्या बचा बेटा वेक्टर v, आया ना, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों को ऐड करना है, यहाँ पर i कैप का कोएफिशिएंट है, यहाँ है क्या, नहीं है, तो ऐड नहीं होंगे वो 3i कैप जैसी के वैसी रहेगा, माइनस 2j कैप प्लस 8j कैप क्या हो जाएगा प्लस 6j कैप, 10 नहीं बेटा 6 होगा, फिर बाद में यहाँ तो k है नहीं तो अकेला माइनस 12k कैप इज इक्वल्स टू क्या हो गया वेक्टर v। बेटा ये क्या हुआ, अरे हाओ ये तो 3 को भूल ही गया मैं, आओ वही बोला तूने बराबर, 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर v, है ना। अब आगे क्या, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर सकते हैं अपन, तो देयरफॉर वेक्टर v इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये कौन आ गया वेक्टर v आ गया। मगर मुझे आंसर में स्केलर फॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकालूंगा मैं। अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 16, देखो v इज, मैं तुमको चेक कर रहा था, अंडर रूट ऑफ 21, है ना।
अब देखो भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। मेरे को मन कर रहा था इसलिए। अरे बेटा -2j क्या, ये क्या है? फिर से बोलो, -2j क्या? -2 + 8 क्या होता? +6 होता ना। जे कैप है ना, ये इसी के खानदान का है ना वो, तो दोनों को ऐड कर सकते, समझे? अब देखो √21। अब लगाओ दिमाग, जिसकी कमी भारी है तुम्हारे पास। अब देखो भाई √21 क्या? हाँ वेरी गुड। 4 का स्क्वायर क्या होता? 16 और 5 का 25। 4 का क्या होता? 16। 4 का क्या होता? 5 का 25। ये नंबर 16 और 25 के बीच में आता, ये नंबर 16 और 25 के बीच में आता, हाँ है ना? तो उसका स्क्वायर रूट भी 4 और 5 के बीच में आएगा। अब ऐसा कौन सा नंबर है 4 और 5 के बीच में? 4.6। कौन सा ऑप्शन? अरे थैंक यू यार, सबसे डिफिकल्ट पार्ट कर डाला आपने। लिखो, वेळ किती झाली? अरे वेळ तो एक्स्ट्रा झाली। कल इसी को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। कल लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कंप्लीट कर डालूंगा मैं। कल मीन्स मंडे। एंड सॉरी फॉर यस्टरडे, आप लोग आए और आपको इंतज़ार करना पड़ा होगा, है ना? बट ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि भाई मैं क्लास नहीं के लिए नहीं आ पाया। हाथों में हाथ, क्या बात। नॉट गुड।